दोस्तों हाल ही में मैंने इनसिक्योर नाम की एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सत्यनारायण जी ने और आपको ये फिल्म यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों दरअसल इस मूवी की कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको ये कहानी बड़े ही ध्यान से देखनी होगी। लास्ट में जाकर इस कहानी का पूरा सस्पेंस रिवील होता है। इस कहानी में नंदिनी नाम की एक लड़की होती है जो कि थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है और उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी से बदला लेना है और इसके चलते वो कुछ लोगों को मार भी डालती है। अब दोस्तों क्या सच में नंदिनी ने किसी को मारा है या फिर यहाँ पर कुछ और ही राज छुपा है, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारे मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहां रात में रास्ते से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही होती है। तभी हमें यहाँ पर गाड़ी के अंदर एक कपल की आवाज सुनाई देती है जिसमें कि लड़के का नाम होता है भरत और लड़की का नाम होता है नंदिनी। अब नंदिनी की आवाज से हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और हॉस्पिटल पहुंचने के लिए अकेले ही अपनी कार को ड्राइव कर रही है। वो अपने पति भरत को कॉल करती है और कहती है कि अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब उसका पति भरत काम पर गया हुआ था और जैसे उसे इसके बारे में पता चलता है वो अपनी गाड़ी लेकर नंदिनी की तरफ जाने लगता है। रास्ते में भरत नंदिनी से कहता है कि बेबी थोड़ा धीरज रखो, हिम्मत से काम लो, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, तुम सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। अब दोस्तों ये सिचुएशन देखकर हमें पता चलता है कि नंदिनी प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। उसके साथ यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही कार ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। और दूसरी तरफ फोन पर उसका पति उसे हौसला दे रहा होता है। वो अपने ऑफिस गया था इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ नहीं था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इतने में ही नंदिनी की कार को पीछे से कोई दूसरी कार ठोक देती है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। भरत फोन पर नंदिनी से पूछने लगता है कि नंदिनी बोलो तुम ठीक हो ना, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आता। अब ये देखकर भरत बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं नंदिनी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की पुलिस को घबराते हुए कॉल करती है। यहाँ कांस्टेबल फोन को उठाता है और वो लड़की डरी हुई हालत में कहती है कि क्या ये कॉल पुलिस स्टेशन में लगी है और क्या मैं आपके सीनियर ऑफिसर के साथ बात कर सकती हूँ। इसलिए कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कॉल को कनेक्ट करवा देता है। तो ये इंस्पेक्टर कहता है कि मेरा नाम अनवर है, बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है। अब वो लड़की यहाँ पर एक शॉकिंग बात कहती है कि सर मैंने उसको मार दिया, मेरे हाथों खून हो गया है। अब अनवर उसे कहता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे ये बताओ तुम बात कहाँ से कर रही हो। तो लड़की कहती है मथुरा नगर और वो अपना एड्रेस बता देती है। अब उसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर अनवर अपनी टीम के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लड़की घबराई हुई हालत में अपने घर से बाहर आती है और इंस्पेक्टर को बताती है कि मैंने उसे मार दिया। अनवर उससे पूछता है कि अच्छा लाश कहाँ पर है। लड़की कहती है कि घर के अंदर। तो इंस्पेक्टर अनवर अपने कांस्टेबल को घर के अंदर जाकर देखने के लिए कहता है और खुद यहाँ पर इस लड़की से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। अब ये लड़की कुछ टाइम पहले उसके साथ क्या हुआ था ये सब कुछ बताने लगती है। तो कहानी जाती है कुछ समय पहले जहाँ पर ये लड़की इनसिक्योर नाम की एक मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें कि दो बहनें और एक लड़की की कहानी बताई गई होती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सोनू नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी को कॉल करता है और उसे घर के बाहर बुलाता है। नंदिनी घर के बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर मत आना, पापा को पता चल गया तो। अब उसका बॉयफ्रेंड सोनू कहता है कि तुम्हारे घर में फिलहाल कोई नहीं है, ये बात मुझे पता है, अब मुझे घर के अंदर बुलाओगी या फिर मैं उड़कर आ जाऊं। तो नंदिनी ठीक है ऐसा कहती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। अब उसके बाद क्या था, ये दोनों ही आपस में रोमांटिक बातें करने लगते हैं और इसके साथ चुम्मा चाटी भी करने लगते हैं। दोनों ही फुल मूड में होते हैं और इनका कांड करने का इरादा होता है। अब दोस्तों ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर बेल बजती है और ये दोनों ही सोचने लगते हैं कि अब यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ गया होगा। अब यहाँ पर नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड सोनू को छुपने के लिए कहती है और खुद नीचे जाकर दरवाजा ओपन करती है। तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी कजन सिस्टर जिसका नाम होता है अनु वो आई होती है। उसे यहाँ पर अचानक देखकर नंदिनी थोड़ा हैरान थी और उससे पूछती है कि तू यहाँ पर कैसे है। अनु कहती है कि क्या हुआ, क्या मैं अपने फार्म हाउस पर नहीं आ सकती। इस तरह से अब ये दोनों अंदर आकर थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर के कमरे से कुछ आवाज आती है और अनु पूछती है कि वो आवाज कैसी थी, क्या ऊपर कोई है। नंदिनी कहती है कि अरे नहीं कोई नहीं है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। अब यहाँ पर नंदिनी की हरकतें देखकर अनु को शक हो जाता है और वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि आखिर वहाँ पर कौन है। अब ये दोनों ऊपर वाले बेडरूम में आ जाती है और यहाँ पर हम इस कमरे में एक लैंप गिरा हुआ देखते हैं। नंदिनी उसे देखकर कहती है कि हाँ यही लैंप गिरा होगा और इसी की आवाज आ गई होगी, चलो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अनु कहती है कि नहीं मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई मौजूद है।
अब नंदिनी कहती है कि ठीक है फिर तुम उसे ढूंढती रहो, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में आती है और कुछ सब्जियां काटने लगती है। अब इतने में ही उसे उसके बॉयफ्रेंड सोनू का मैसेज आता है और वो उसे कमरे में बुला रहा था। अब नंदिनी नीचे वाले बेडरूम में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि अगर तुम इस कमरे में मौजूद हो तो ऊपर कौन है? कुछ समय पहले ऊपर कुछ गिरने की आवाज कैसे आ गई? सोनू कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं तो कब से यहीं पर छुपा हूँ। अब नंदिनी उसे कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस रूम से बाहर मत निकलना, और वो दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है। फिर थोड़े बहुत वेजिटेबल्स कट करने के बाद वो अनु को आवाज लगाती है और कहती है कि मैंने वेजिटेबल कट कर लिए है, आओ यहाँ पर आकर खाना बनाओ। अब यहाँ पर अनु फ्रेश होकर आती है और चेंज करने के लिए उस बेडरूम के अंदर जाती है। अब ये देखकर नंदिनी घबरा जाती है कि कहीं अनु उसके बॉयफ्रेंड को ना देख ले। वो उसके पास जाकर तुरंत ही उसके सामने सब्जी बनाने की जिद करने लगती है, तो अनु कपड़े चेंज करती है और उसके साथ बाहर आती है। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सोनू पर्दों के पीछे छुपा हुआ था। खैर अब रात हो जाने के बाद नंदिनी और सोनू बेडरूम में रोमांस करने लगते हैं और तभी यहाँ बाहर अनु को कुछ आवाजें आने लगती है। अब खिड़की से झांककर वो देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा था। इसलिए अब वो बेडरूम का दरवाजा ओपन करती है और लाइट्स को ऑन करती है, जहाँ पर वो देखती है कि नंदिनी किसी लड़के के साथ कांड कर रही होती है और वो दोनों भी अनु को ऐसा देखकर डर जाते हैं। अनु नंदिनी से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो और बताओ ये लड़का कौन है? अगर ये बात पापा को पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, चलो बाहर आ जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। तो नंदिनी घबराते हुए कहती है कि अनु समझा करो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन अनु उसकी कोई भी बात नहीं मानती। अब उसके थोड़ी देर बाद नंदिनी बाहर आती है और अनु को डांटने लगती है, कहती है कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था ना मेरे बॉयफ्रेंड सोनू के बारे में, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है, ऐसा नाटक क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब ऐसी बातें सुनने के बाद अनु को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन अगर बाद में कुछ हो गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। और अब उसके बाद नंदिनी अपने बेडरूम में चली जाती है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अरे यार मैं इस अनु से तंग आ चुकी हूँ, उसकी ये जो भूलने की बीमारी है ना, उसकी वजह से कभी कभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ और मुझे डर है कि कहीं वो हमारे बारे में घर वालों को ना बता दे। और ये अनु ना हमेशा मेरे ऊपर रौब झाड़ती रहती है, मुझे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मैं उसकी जान ही ले लूँ। अब यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो सोनू, यहाँ पर और ना हंगामा हो जाए, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी और दिन यहाँ पर मिलने के लिए बुलाऊंगी। तो ठीक है ऐसा कहकर सोनू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे वो बाहर आकर जा रहा था तभी अनु उसका रास्ता रोक लेती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। कहती है कि अरे यार मेरी बहन तो बेवकूफ है, इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस किए बिना ही उसे जाने दे रही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ, तुम नंदिनी को भूल जाओ और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तो दोस्तों फिर क्या था, सोनू भी उसकी बातों पर फिसल जाता है और ये दोनों रोमांस करने लगते हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बेडरूम में आकर किस वगैरह करने लगते हैं। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं कि उससे बेडरूम के बाथरूम से नंदिनी बाहर निकलती है और यहाँ का नजारा देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर रखी हुई एक चीज को लेकर अपनी बहन अनु के सर पर मारने ही वाली थी, लेकिन वो चीज तो उसके बॉयफ्रेंड सोनू के सर पर ही लग जाती है और यहाँ पर उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। ये वार इतना खतरनाक था जिससे कि उसके बॉयफ्रेंड की तुरंत ही उस जगह पर मौत हो जाती है। और अब नंदिनी नीचे आकर मिरर को देखती है और अपना चेहरा पानी से धो लेती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर नंदिनी इंस्पेक्टर को ये सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर नंदिनी के घर के अंदर जाता है तो यहाँ पर उसे नंदिनी के पिताजी प्रभाकर मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या ये आपकी बेटी है? तो प्रभाकर कहता है कि हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन हुआ क्या है? अनवर कहता है कि आपकी बेटी कह रही है कि उसने किसी का मर्डर किया है। प्रभाकर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अनवर कहता है कि हमें अंदर जाकर तलाशी लेनी होगी और वो ऊपर के कमरे में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन छानबीन करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ पर कोई भी लाश नहीं मिलती और ना ही उन्हें कहीं पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब ये देखकर पुलिस भी हैरान हो चुकी थी। फिर घर के बाहर आने के बाद इंस्पेक्टर अनवर प्रभाकर से पूछता है कि तो फिर आपकी बेटी ने हमसे झूठ क्यों कहा? तो प्रभाकर उसे बताता है कि दरअसल सर वो क्या है ना, कुछ साल पहले मेरी बेटी के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिस वजह से वो मेंटली थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। इस तरह से वो नंदिनी की कहानी बताने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम नंदिनी और उसके पति भरत को देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी और हंसी खुशी बीत रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह से अब नंदिनी प्रेग्नेंट हो जाती है तो भरत उसका और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगता है।
अब जैसे ही नंदिनी की डिलीवरी का लास्ट महीना आता है तो भरत अपना काम करने के लिए ऑफिस जाने के बजाय घर पर ही रहकर काम करने लगता है ताकि वो यहाँ पर रहकर नंदिनी का ख्याल रख सके। लेकिन अब एक दिन उसे ऑफिस से कॉल आता है कि सर ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको यहाँ ऑफिस में ही काम करने के लिए आना होगा। भरत कहता है कि जो भी सारा काम है वो मुझे ईमेल कर दो, मैं यहाँ से ही उसे पूरा करके तुम्हें सेंड करता हूँ। लेकिन ऑफिस वाले कहते हैं कि नहीं सर, आपको यहाँ ऑफिस में ही आना होगा, ये काम घर पर रहकर नहीं हो सकता। अब नंदिनी भी उससे कहती है कि ठीक है, तुम ऑफिस चले जाओ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, और वैसे भी ऑफिस का काम भी जरूरी है ना, उससे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा कहकर भरत ऑफिस चला जाता है। अब उसके बाद नंदिनी थोड़े बहुत काम करती है और फिर वो ऊपर के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। लेकिन अब इसी वक्त उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। वो तुरंत ही अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भरत तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था, वो उसके कॉल को ही नहीं देखता। अब यहाँ पर नंदिनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। दरअसल डॉक्टर ने उसे 10 दिन बाद की डिलीवरी की डेट दी थी, लेकिन ये पेन तो उससे पहले ही शुरू हो गया। अब उसकी मदद करने के लिए घर पर भी कोई नहीं था, इसलिए नंदिनी खुद ही अपनी कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो अपने पति भरत को कॉल करती है और सारी बात बताती है। और दोस्तों, ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर भरत एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसकी पत्नी की जगह बताकर उसे पिक करने के लिए कहता है, लेकिन एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि सर, उस एरिया में जाने वाले रास्ते पर काम चल रहा है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते और वो रास्ता बंद भी है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से उनका फोन कट हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जब नंदिनी कार से जा रही थी तब एक दूसरी कार आकर उसकी कार को ठोक देती है, जिससे कि नंदिनी की कार नीचे खाई में गिरकर एक जगह पर अटक जाती है। नंदिनी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ इस तरफ नंदिनी का पति भरत कॉल पर था और अब उसे नंदिनी की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं नंदिनी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो नंदिनी को फोन पर आवाज लगाने लगता है, लेकिन उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए अब वो नंदिनी को ढूंढते ढूंढते उस घाट वाले रास्ते पर निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नंदिनी को होश आ जाता है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। वो अपने बच्चे को उठाकर उसे संभालती है और उसे दूध पिलाने लगती है। यहाँ पर नंदिनी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका ब्लड भी बहुत ज्यादा बह गया था। यहाँ इस तरफ भरत उस घाट वाले रोड पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उससे कुछ एक्सीडेंट वाले निशान दिखाई देते हैं। तो वो उस जगह पर खड़ा होकर अपनी पत्नी नंदिनी को आवाज लगाने लगता है कि नंदिनी, तुम कहाँ पर हो। और अब उसकी आवाज सुनकर नंदिनी को यहाँ पर होश आ जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कमजोरी के कारण फिर से बेहोश हो गई थी। अब नंदिनी गाड़ी की खिड़की से बाहर से आवाज लगाती है तो फाइनली भरत उसे देख लेता है। वो थोड़ा नीचे खाई में उतरकर जैसे तैसे करके नंदिनी को वहां से बाहर निकालता है। अब उसके बाद यहाँ पर नंदिनी को याद आता है कि उसका बच्चा तो कार में ही रह गया। तो भरत उसे कहता है कि क्या हमारा बच्चा, रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। और भरत फिर से नीचे खाई में उतरकर गाड़ी के अंदर जाता है। वो अपने बच्चे को गोद में लेता है, लेकिन दोस्तों इतने में ही उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और थोड़ा हिलने की वजह से वो गाड़ी खाई में नीचे गिर जाती है। और इस घटना में भरत और उसके बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। मतलब कि दोस्तों नंदिनी ने इस एक्सीडेंट में अपने पति और बच्चे को खो दिया था। नंदिनी जब उस कार को खाई में गिरता हुआ देखती है तो वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड सोनू को भी मार दिया था। अब वो अपने सर से खून को पोंछती है और शीशे के पास आकर मुंह पर पानी मारती है। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही है। मतलब कि ये दोनों सेम होती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर प्रभाकर इंस्पेक्टर अनवर को बताता है कि सर, इस घटना के बाद से ही मेरी बेटी नंदिनी का दिमाग थोड़ा सा अनस्टेबल है। वो जब भी कोई किताब या फिर मैगजीन पढ़ती है तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उन्हें और उस कहानी को सच मान लेती है। अब कुछ देर पहले उसने ऐसे कुछ कहानी पढ़ी होगी जिस कहानी के अंदर किसी लड़की ने एक लड़के का खून किया होगा और उस कहानी को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसने वो खून खुद ही किया है, इसलिए नंदिनी ने आपको कॉल करके ये सब कुछ कहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आया था तब नंदिनी जब उसे मर्डर के बारे में बता रही थी तब उसने सबसे पहले किताब पढ़ने वाली बात बताई थी, जहाँ पर वो 2 लड़कियां और एक लड़के की कहानी पढ़ रही थी। मतलब कि दोस्तों नंदिनी ने किसी का खून नहीं किया था, बल्कि उसने बस वो कहानी पढ़ी थी और उसके बाद नंदिनी ने ये सब कुछ इमेजिन किया। लेकिन उसका पति और बच्चा खाई में गिरकर मर गए, ये बात सच थी। अब यहाँ पर प्रभाकर इंस्पेक्टर को बताता है कि मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो अब इंस्पेक्टर ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि ठीक है प्रभाकर, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मुझे कॉल कर लेना, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम नंदिनी को देखते हैं। उसके पिताजी उसे कहते हैं कि नंदिनी चलो, हम एक जगह पर जाना है, और वो उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। नंदिनी कार में बैठने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो फिर से घर के अंदर आकर एक किताब अपने साथ ले लेती है और अब ये लोग कार में बैठकर केरला की तरफ जाने लगते हैं।
तभी यहाँ पर बीच रास्ते में रॉकी नाम का एक लड़का उनका रास्ता रोकता है। प्रभाकर उसे कहता है कि अबे मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाता ना तो तुम ऊपर पहुंच जाते। ये सड़क के बीचों बीच खड़े होकर क्या कर रहे थे तुम। तो रॉकी यहाँ पर सॉरी कहता है और वो बताता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वैसे आप लोग कहाँ पर जा रहे हो। प्रभाकर कहता है कि हम केरला जा रहे हैं। अब ये बात सुनकर रॉकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी केरला ही जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो। प्लीज सर, मना मत कीजिए। तो प्रभाकर उसे ठीक है ऐसा कहता है और रॉकी उसके कार के अंदर आकर बैठ जाता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अब बीच रास्ते में नंदिनी किताब पढ़ते वक्त कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगती है। मतलब कि कहने लगती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। प्रभाकर अपनी बेटी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसी तरह की बातें बोले जा रही थी। अब नंदिनी का ऐसा बर्ताव देखकर रॉकी की तो फट जाती है। वो कहने लगता है कि सिस्टर, आपको ये क्या हो रहा है, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। खैर, अब उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट के पास नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर ये लोग कॉफी ऑर्डर करते हैं और कॉफी पीते पीते नंदिनी यहाँ पर फिर से अजीब सा बर्ताव करने लगती है। और अब ये सब कुछ देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो प्रभाकर से कहता है कि मैं आपके साथ केरला नहीं जा सकता, मैं किसी दूसरे की गाड़ी पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग वहाँ से जाते वक्त नंदिनी एक कार का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी प्रभाकर उसे रोकता है और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। उसके बाद ये लोग केरला पहुंच जाते हैं और यहाँ पर प्रभाकर एक घर के पास आकर रुकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह घर एक स्वामी जी का होता है और उनके साथ यहाँ पर एक लड़का भी रहता है जिसका नाम होता है राजेश। अब प्रभाकर स्वामी जी से मिलता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और प्रभाकर यहाँ पर अपने बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया होता है। तो स्वामी जी राजेश को कहते हैं कि तुम नंदिनी को अंदर ले जाओ और उसे उसका कमरा दिखाओ। तो राजेश नंदिनी को अंदर लेकर जाता है। अब यह नंदिनी एक जगह पर आकर बैठ जाती है और वहाँ पर रखी हुई किताब पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि एक चोर चोरी करने के इरादे से बाहर निकलता है, उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है, इसलिए वो चुपचाप उस घर के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर कीमती सामान ढूंढने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये लड़का नंदिनी के पास आता है और नंदिनी जब उस लड़के को देखती है तो उसे चोर समझकर पकड़ती है और उसे मारने पीटने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं है बल्कि राजेश होता है। दरअसल नंदिनी ने यहाँ पर जो किताब में चोर की स्टोरी पढ़ी थी तो उसे उसने सच मान लिया और राजेश को चोर समझकर उसे मारने पीटने लगी। तभी वहाँ पर प्रभाकर और स्वामी जी आ जाते हैं और राजेश को बचा लेते हैं और फिर नंदिनी को शांत करते हैं। तो यहाँ पर नंदिनी बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर स्वामी जी प्रभाकर से कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था, अब ये बात बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, हम कल से ही नंदिनी का इलाज शुरू करते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद ये सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नंदिनी को फिर से कुछ होने लगता है। नंदिनी अपने नींद में बड़बड़ाने लगती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए वो एक कमरे के अंदर आती है और उस आदमी को मारने पीटने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं है बल्कि स्वामी जी होते हैं। अब नंदिनी की ऐसी हालत देखकर ये लोग उसे घर के अंदर बंद कर देते हैं और यहाँ बाहर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब नंदिनी का पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। स्वामी जी कहते हैं कि अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नंदिनी का इलाज कैसे किया जाए। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अब हमारा नंदिनी को रिहैब सेंटर भेजना ही ठीक होगा, मतलब कि जहाँ पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग और थेरेपी दी जाती है जिससे कि उनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक हो जाए। अब उसके बाद प्रभाकर इंस्पेक्टर अनवर को कॉल करता है और अपने बेटी के हालात के बारे में बताता है कि नंदिनी के हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। हर वक्त वो यही कहती रहती है कि उसने मर्डर किया है, वो बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर किसी भी तरह से ये यकीन दिला दिया जाए कि जिसका नंदिनी ने मर्डर किया है वो लड़का जिंदा है, तो तब जाकर नंदिनी की हालत थोड़ी ठीक हो सकती है। इसलिए मैं आपको उस मैगजीन वाले लड़के का फोटो भेज रहा हूँ, जरा आप उसे शहर में ढूंढिए और उसके बारे में मुझे बताइए। अब यहाँ पर व्हाट्सएप पर जब अनवर उस लड़के की फोटो देखता है तो वो उस लड़के को पहचान लेता है। दरअसल इस लड़के का नाम होता है राहुल और ये लड़का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मॉडल होता है। एक पार्टी के दौरान राहुल की मुलाकात इंस्पेक्टर अनवर से हुई थी। अब उसके बाद इंस्पेक्टर अनवर प्रभाकर से कहता है कि अरे मैं तो इस लड़के को जानता हूँ, इसका नाम राहुल है, मैं कल सुबह इसे आपके घर पर लेकर आता हूँ तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपकी बेटी को भी यकीन हो जाएगा कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। तो उसी तरह से दोस्तों उसके अगले दिन इंस्पेक्टर अनवर राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर नंदिनी के घर पर पहुंचता है। यहाँ पर ये लोग नंदिनी को यकीन दिलाते हैं कि देखो ये वही लड़का है ना जिसे तुमने मारा था, लेकिन ये तो जिंदा है, इसलिए यकीन मानो तुमने किसी को नहीं मारा है। अब ये देखकर नंदिनी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है और उसे यकीन होने लगता है कि उसने किसी को नहीं मारा है। अब ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं तो राहुल के साथ जो लड़की थी वो बताती है कि मैं राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ और हमारे पेरेंट्स मान जाने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो नंदिनी एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो तुम एक दूसरे को छोड़ दोगे। और नंदिनी का ऐसा बर्ताव देखकर ये दोनों थोड़े से डर जाते हैं और फिर उसके बाद ठीक ऐसा कहकर ये लोग वहां से चले जाते हैं।
अब उसके 2 दिन बाद राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड को उनके परिवार वालों की तरफ से कॉल आता है कि हम लोग तुम दोनों की शादी के लिए तैयार है। और ये बात सुनकर ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब नंदिनी उनको कॉल करके बताती है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात की और उन्हें मना लिया, जिससे कि अब ये दोनों उसे थैंक यू कहते हैं। फिर नंदिनी कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और मेरे घर पर बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए तुम लोगों को बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। तो ये लोग ठीक है ऐसा कहते हैं। और दोस्तों अब उसके अगले ही दिन ये दोनों नंदिनी के घर पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो कोई भी पार्टी जैसा माहौल नहीं था। इसके बारे में पूछने पर नंदिनी बताती है कि उसके पिताजी किसी काम के सिलसिले में बेंगलुरु गए हैं और मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने यहाँ पर आने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद ये लोग केक काटते हैं और नंदिनी उन्हें केक खिलाती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर लाइट चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद हम राहुल को देखते हैं जो कि उन लोगों को ढूंढ रहा था। लेकिन दोस्तों इससे अंधेरे का फायदा उठाकर नंदिनी ने राहुल की गर्लफ्रेंड को मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिर से उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था। अब उसके बाद वो राहुल के साथ भी लड़ाई झगड़ा करके उसे भी मार डालती है। उसके बाद जब नंदिनी को होश आता है तो वो ये सब कुछ देखकर घबरा जाती है और कहती है कि मैंने इन लोगों को मार डाला, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करके इंस्पेक्टर अनवर को यहाँ पर बुलाती है। अनवर यहाँ पर आने के बाद वो उसे कहती है कि सर मैंने उन्हें मार दिया, और लाशों को दिखाने के लिए उसे ऊपर ले जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार भी वहाँ पर किसी की भी लाशें मौजूद नहीं थी। ये देखकर नंदिनी और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो अनवर उसे संभालता है और शांत करता है। उसके बाद ये लोग नीचे आ जाते हैं और तभी वहाँ पर प्रभाकर आ जाता है। अनवर उसे डांटते हुए कहता है कि ये क्या प्रभाकर, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैंने तुम्हें कितने कॉल करने की कोशिश की। प्रभाकर कहता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था और मेरा फोन बीच में ही स्विच ऑफ हो गया था। अब यहाँ पर अनवर उन्हें कहता है कि देखो मुझे आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं लग रही है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आप उसे कल ही रिहैब सेंटर भेज दीजिए, बाद में हम इस मैटर के बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आती है कि सेलिब्रिटी मॉडल राहुल मिसिंग हो गया है। तो इंस्पेक्टर अनवर तुरंत ही प्रभाकर को कॉल करता है और नंदिनी के बारे में पूछता है। प्रभाकर बताता है कि अभी तक नंदिनी तो रिहैब सेंटर में ही है, उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अनवर नंदिनी को देखने के लिए रिहैब सेंटर जाता है और यहाँ पर नंदिनी की दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद वो बाहर गाड़ी के पास आकर इस केस के बारे में सोचने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल इंस्पेक्टर अनवर ने पिछले कुछ दिनों में स्वामी जी से और रास्ते में मिले रॉकी नाम के एक लड़के से जाकर मिला था और इन लोगों से उसने इस केस के बारे में पूछताछ भी की थी। तभी अनवर को यहाँ पर एक बात क्लिक होती है और वह समझ जाता है कि ये तो एक प्री प्लान मर्डर है। तो उसके तुरंत अगले दिन अनवर नंदिनी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम ऐसा नाटक क्यों कर रही हो? अब पागल बनने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने ही मॉडल राहुल का मर्डर किया है। अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? और दोस्तों अब यहाँ पर नंदिनी का असली रूप हमारे सामने आता है। नंदिनी बताती है कि जब उस रात वो हॉस्पिटल जा रही थी तब उसके कार को पीछे से ठोकने वाला और कोई नहीं बल्कि राहुल था। वो नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी चला रहा था और उसने नंदिनी के कार को ठोकने की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और नंदिनी की कार खाई में जाकर गिर गई। लेकिन फिर भी राहुल ने उसकी मदद नहीं की, उल्टा ये बात किसी को भी पता ना चले, इसलिए वो आगे जाकर नंदिनी की कार को थोड़ा धक्का भी दे देता है ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए। लेकिन दोस्तों इस हादसे में नंदिनी बच गई थी और उसका पति और उसका बच्चा यहाँ पर मारे गए थे। अब दोस्तों राहुल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होने की वजह से नंदिनी उसे डायरेक्ट नहीं मार सकती थी और उसके पकड़े जाने का भी डर था। वो राहुल को मारना भी चाहती थी लेकिन जेल भी नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ प्लान बनाया और इस प्लान में उसका पिता प्रभाकर भी शामिल था। और दोस्तों नंदिनी ने पागलपन का नाटक इसीलिए किया क्योंकि उसे पता था पागल लोगों को जेल की सजा नहीं मिलती और थोड़े ही दिन सजा काटने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। और दोस्तों नंदिनी ने राहुल को मार डाला ऐसा 2-3 बार नाटक किया और इसी दौरान उसने सचमुच में राहुल को मार दिया और लोगों को ऐसा दिखाया कि राहुल कहीं लापता हो गया है, जिससे कि लोगों को भी ये बात सच लग गई और नंदिनी के ऊपर किसी का भी शक नहीं गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर अनवर ने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।